ये कहानी शुरू होती है नियोजन से, एक अजीब मगर खूबसूरत शहर जो चांदनी में नहाया हुआ है। बुक स्टोर, रात का समय। लिन बुक स्लैब में एक पुरानी किताब रख रहा है। किताब का नाम समारोह और संस्कृति। लेखक लिन जी खुद। लिन धीरे से मुस्कुराते हुए। जब मैं ये किताब पढ़ता हूँ कुछ बहुत पुरानी यादें लौट आती हैं। ट्रांसमाइग्रेशन के बाद अब मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ। 3 साल हो गए यहाँ आए हुए। लिन किताब को सहलाता है और धीरे धीरे उसकी आंखें अतीत में चली जाती हैं। फ्लैशबैक 2017 विश्वविद्यालय पुस्तकालय। देर रात लिन एक किताब पढ़ रहा है और वो सांस्कृतिक अध्ययन का प्रोफेसर है। लड़की धीमी नरम आवाज में, प्रोफेसर लिन, लाइब्रेरी बंद होने वाली है, आप नहीं जाएंगे? लिन बिना नजर उठाए हाथ हिलाते हुए, थोड़ी देर और तुम लोग जाओ, मैं खुद बंद कर दूंगा। लड़की मुस्कुराते हुए, ठीक है, कल मिलते हैं प्रोफेसर लिन, मैं जा रही हूं। लाइब्रेरी के बाहर वो लड़की अपनी दोस्त से मिलती है। दोस्त, बहुत देर हो गई, क्या प्रोफेसर लिन अब भी अंदर हैं? लड़की हंसते हुए, हाँ, प्रोफेसर लिन और उनकी किताबें, सुना है उन्हें किताबें इकट्ठा करने की लत है, अपनी पूरी तनख्वाह भी किताबों पर उड़ा देते हैं। कटबैक लाइब्रेरी अंदर। लिन मुस्कुरा रहा है। लिन आ भरते हुए, हाँ, सच में थोड़ी ज्यादा एग्जैजरेशन नहीं हो गया? वो एक लंबी सांस लेता है, फिर लाइब्रेरी के पीछे एक पुराना गेट खोलता है। दीवारों पर किताबें, फर्श पर जादुई सर्कल बना है और बीच में अनोखी चमक। लिन जी धीरे गहराई से, अब अनुष्ठान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लिन जी सर्कल के केंद्र में खड़ा है। रोशनी हल्की है, हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर रही है। लिन धीरे सोचते हुए, मैं जानता हूं इस बात की संभावना नगण्य है कि मेरी इच्छा पूरी होगी। वो सामने देखता है, आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक, आवाज में दृढ़ता। लेकिन जब तक आशा की एक किरण बाकी है, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। वो नीचे झुकता है और सर्कल में बने एक पैटर्न को छूता है और आवाज में समर्पण, कृपया मुझे दुनिया की सभी पुस्तकों का स्वामी बना दीजिए। कुछ सेकंड तक शांति छाई रहती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। वो सर्कल को घूरता है, फिर माथा खुजाते हुए हंसता है, थकी मुस्कान के साथ। मैं आखिरकार असफल हो गया। उसे नहीं पता, लेकिन उसके पीछे सर्कल की रेखाओं से कुछ काला लिक्विड ऊपर की ओर उठने लगता है। वो लिक्विड हवा में आकार लेता है और धीरे धीरे एक विशाल डरावने क्वेचुआ का रूप बन जाता है। क्वेचुआ अपनी ठंडी सांसें लिन जी की गर्दन के पास भेजता है। लिन जी के चेहरे पर पसीने की बूंदें। वो डर के मारे जड़ हो जाता है, फिर अचानक पीछे मुड़ता है। उसके ठीक सामने एक विशाल गेट खड़ा है और उस पर झड़ी हुई एक आंख उसकी हर हरकत को देख रही है। लिन आंखें चौड़ी करते हुए, तभी सांस में सोचते हुए, इस दरवाजे के उस पार मेरे सारे सपने सच हो सकते हैं, लेकिन कीमत क्या होगी? लिन धीमी गहरी आवाज में, उस क्षण मुझे समझ में आया, अगर मैं ये दरवाजा खोलता हूं तो मैं कभी भी पृथ्वी पर नहीं लौट सकूंगा। लिन धीरे से हंसते हुए, हाँ, इसमें संकोच करने की क्या बात है? वो अपना हाथ रोशनी की ओर बढ़ाता है और जैसे ही दरवाजा छूता है, सी यू टू प्रेजेंट डे बुक स्टोर। लिन के हाथ में कॉफी का कप है, टेबल पर अखबार खुला पड़ा है। लिन मन में सोचते हुए, उस दरवाजे से होकर मैं नियोजन में आया था, तब से महीने उड़ते गए, मेरा जीवन पहले जैसा ही है। वो एक घूंट कॉफी पीता है, अखबार पलटता है, हंसते हुए, पर सोचो तो, इतना बड़ा अनुष्ठान और कीमत इतनी छोटी, ना कोई कीमत, ना कोई सिस्टम, ना ही कोई रहस्यमयी मेहमान, हर दिन एक जैसा आरामदायक। वो किताबों की ओर देखता है, आंखों में संतोष की चमक। लिन मुस्कुराते हुए, क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? मैं रोज अपनी अलमारियां नई कर सकता हूं और अधूरी किताबें उन्हें पढ़ने वालों को उधार दे सकता हूं। वो कप को टेबल पर रखता है और ठुड्डी पकड़ते हुए, लंबे समय से कोई नया ग्राहक नहीं आया, लेकिन मेरी सलाह देने की काबिलियत अब भी वैसी ही है। बुरा नहीं, बुरा भी नहीं। वो एक गहरी संतुष्ट सांस छोड़ता है, मन में सोचते हुए, वो महिला अब तक बेहतर मूड में होगी। तभी सीन जी जिक्सू पर जाता है। माथे से पसीना टपक रहा है। उसकी आंखों में डर नहीं, आतंक है, और उस डर की वजह वो परछाई जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। जिक्सू धीमे कांपते स्वर में, मैं हिल भी नहीं पा रही, जैसे मेरे पैरों में जंजीरें बांध दी गई हों। उसका दिमाग चीख रहा है, भागो, लेकिन उसका शरीर जैसे बर्फ बन गया हो। वो आदमी उसके करीब आता है, उसकी आंखें
अब जिक्सू के हाथ में पकड़ी किताब पर टिक जाती है, रहस्यमयी आदमी, धीमी डरावनी हंसी के साथ। यही है वो किताब। कितनी भाग्यशाली है ये छोटी सी चीज, उसकी मौजूदगी, जैसे कोई विशाल अजगर उसे जकड़े हुए हो और उसकी जीभ उसके गाल पर सरक रही हो। जिक्सू घबराकर आंखें उठाती है, उसकी निगाह उस किताब पर जाती है। किताब का नाम शून्यता और निर्वाण। जैसे ही वो आदमी आगे बढ़ता है, जिक्सू के हाथ से छाता गिरता है। जिक्सू धीमे स्वर में, नहीं, ये तो वही है, ये कैसे हो सकता है? क्या ये पहले से ही? सीन कट। बुक स्टोर के सामने वो आदमी अब बुक स्टोर के दरवाजे पर खड़ा है। बेल बजती है। लिन सौम्य स्वर में, ओह बूढ़े विली, तुम हो क्या? तुम अपनी किताब लौटाने आए हो? वो आदमी एक डरावनी मुस्कान देता है। क्या आप मुझे मेरे असली नाम से बुला सकते हैं, मिस्टर लिन? लिन धीमे स्वर में, हाँ, श्रीमान वाइल्ड, फ्रैंक वाइल्ड। तो क्या आपको कोई नया ग्राहक मिल गया? वो किताब दे दी जो आप हमेशा खुद पढ़ते हैं। दोस्तों, हम इसे विली कहेंगे। लिन शांत मुस्कान के साथ, मुझे लगा ये किताब उसके लिए उपयुक्त है। विली गहरी आवाज में, ये वही किताब है जो मैंने आपसे उधार ली थी। लिन संजीदगी से, मैंने कहा था ये किताब आपके लिए नहीं है, ये आपका दिमाग खा जाएगी, पर आप नहीं माने। विली हौले से मुस्कुराता है, मैंने इसमें एक पूरी दुनिया देखी, जीवन से मृत्यु तक, निर्माण से विनाश तक, और तब मैंने सोचा ये किताब लिखने वाला कितना महान रहा होगा। लिन कहता है, बेशक वह एक महान लेखक था, अब इस दुनिया में नहीं है। विली धीरे से, अब समझ आया क्यों ये इतना गहरा था। सीन कट। बाहर जिक्सू अब दीवार का सहारा लेकर खड़ी है, कांपती हुई आंखों में पहचान की चमक। नहीं, मैं सही थी। वो आदमी, वो काले शल्क वाला चेहराविहीन आदमी फ्रैंक वाइल्ड है, एक विनाशकारी अंधकार में जादूगर। नरेशन धीमी गंभीर आवाज में, सन 1888 में सत्य के आदेश द्वारा एक रहस्यमयी वर्गीकरण प्रणाली घोषित की गई। इसका नाम था APDI वर्गीकरण विधि, जिसके अनुसार अलौकिक प्राणियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। असामान्य रैंक, पैनिक रैंक, विनाशकारी रैंक, अवर्णनीय रैंक। नरेशन जारी रहता है, और इन सभी में फ्रैंक वाइल्ड एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर जादूगर भी सांस रोक लेते हैं। वह विनाशकारी रैंक का काला जादूगर है, एक चेहराविहीन शख्स जिसकी पहचान है उसका काला शल्क वाला मुखौटा और वे गहरी हरी कटी हुई पुतलियां, एक जहरीले सांप की तरह चमकती हुई, विरासत में मिली उसके आधे मानव आधे सर खून से। सीन, एक फटे हुए वांटेड पोस्टर पर कैमरा स्लो पैन करता है, जिसमें लिखा है फ्रैंक वाइल्ड, ठिकाना अज्ञात, इंस्ट्रूमेंट्स टावर द्वारा इनाम की पेशकश। कहा जाता है एक बार उसने गुप्त रीतियों के टावर के 10 गौरवशाली शूरवीरों में से एक से अकेले ही युद्ध किया था और अपनी असीम काली शक्तियों से 10,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को निगल गया। इसी युद्ध ने उसे विनाशकारी श्रेणी में चढ़ा दिया। पूरे अज्जीर महाद्वीप में ऐसे 100 से भी कम जादूगर हैं जो इस श्रेणी को छू सके। सीन कट। जी जिक्सू दीवार का सहारा लेकर खुद को संभालते हुए चल रही है। जिक्सू धीमे स्वर में, सोचते हुए, वो उस तरह के प्राणी से मजाक कर रहा था जो राजधानी न्यूजिन में भी शायद ही दिखे, और ऐसे शख्स के साथ वो कैजुअली बात कर रहा था। वो अपना छाता उठाती है और वहां से चल देती है, मुस्कुराते हुए मन में, शायद इस बार मैंने एक वाकई उल्लेखनीय व्यक्ति से परिचय प्राप्त किया है। सीन कट। लिन काउंटर के पीछे एक किताब अलमारी में सजा रहा है। लिन पीछे देखे बिना, आवाज में सौम्यता, बूढ़े विली, लगता है आज मूड कुछ ठीक नहीं है। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो बेहिचक पूछिए। धीमे सोचते हुए स्वर में, ओल्ड विली मेरे कुछ सबसे पुराने ग्राहकों में से एक है। अब तो ये दुकान उसके लिए मंदिर बन गई है। हर शाम आता है, बस बैठता है और चुप रहता है। सीन कट। विली की ओर, जो एक कप थामे खामोश सोच में डूबा है। लिन मन में सोचते हुए, शायद ये अकेलापन उसे खा रहा है। उसके 2 बच्चे हैं, दोनों उससे बुरा व्यवहार करते हैं। प्रेमिका भी उसे छोड़ गई और दफ्तर में लोग उसकी शक्ल से डरते हैं। क्लासिक एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम का केस है ये, एक धीमा मोन्टाज फ्लैशबैक का, दुकान की पुरानी यादें। लिन धीमे भावुक स्वर में, मैंने उसे पहली बार 2 साल पहले देखा था। वो पल आज भी मेरी याद में जस का तस है। नैरेटर की आवाज गूंजती है। 2 साल पहले बारिश के हल्के कतरों के बीच एक पुरानी बुक स्टोर का दरवाजा धीमे से खुलता है। बुक स्टोर के अंदर हल्की रोशनी में लिन किताबें जमा कर रहा है। दरवाजे की घंटी बजती है।
लिन मुड़कर देखता है। एक लंबा काले चोगे में लिपटा आदमी अंदर आता है। लिन सोचता है मुस्कुराते हुए, ओहो, व्यवसाय के नजरिए से कहूं तो ये ग्राहक कहानी से भरा हुआ है। चोगा, चेहरा छुपा हुआ, चाल ढाल में घमंड की गंध। मुझे शक है ये आदमी अपने काम के अलावा किसी और दुनिया से कोई सरोकार नहीं रखता। शर्त लगाता हूं ये कोई अकादमिक रिसर्चर है। अपने चश्मे को ठीक करता है। लगता है जैसे कोई चिकित्सक नए रोगी से मिलने जा रहा हो। अगर सब ठीक रहा तो ये नियमित ग्राहक बन सकता है। विली धीमी आवाज में, क्या आप इस किताब की दुकान के मालिक हैं? क्या आप पुरानी किताबें खरीदते हैं? मेरे पास कुछ प्राचीन किताबें हैं, संग्रहकर्ताओं के लिए मूल्यवान हो सकती हैं। वह कुछ पुरानी किताबें मेज पर रखता है। लिन प्रोफेशनल मुस्कान के साथ, हाँ बिल्कुल, कृपया थोड़ी देर रुकें। एक कप थामते हुए, हमारे पास सिर्फ लाल चाय है, क्या ये ठीक रहेगा? सोचते हुए, पहला कदम, उसके करीब आने के लिए एक गर्म चाय का निमंत्रण। विली एक हल्की सांस छोड़ते हुए, कोई बात नहीं, मेरा चेहरा अक्सर लोगों को डराता है, मैं आपको कोई असुविधा नहीं देना चाहता। लिन दरवाजे की ओर इशारा करते हुए, जो कोई भी इस दरवाजे से आता है वह मेरा ग्राहक है और मैं अपने ग्राहकों से नहीं डरता। किसी किताब को उसके कवर से आंकना मूर्खता है। एक इंसान को उसके दिल से पहचाना जाता है ना? विली कुछ देर उसे घूरता है, फिर हल्की हंसी में छोगा उतारता है। कितनी गहरी बात कही आपने, तो फिर मैं भी आपकी बात मान लेता हूं। इस लाल चाय के लिए धन्यवाद। लिन चुपचाप सोचते हुए, भाई हे भगवान, डरावना नहीं बल्कि अजीब। लगता है वो अपने चेहरे के पुराने जख्मों को मास्क से ढकता है। कोई बात नहीं, मुझे अतीत जानने की जरूरत नहीं। विली धीरे धीरे चाय पीता है। लिन किताबों को उठाकर पलटते हुए सोचता है, ये किताबें, ये तो कई असामान्य भाषाओं की गहरी समझ को दर्शाती है। यह आदमी निस्संदेह एक समर्पित और अत्यंत योग्य भाषाविद है। अब मुझे अपने तरीके से चलना होगा। विली चाय की तारीफ करता है। लिन मुस्कुराकर, मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया। आपकी ये सारी किताबें दुर्लभ और विलुप्त होती भाषाओं पर आधारित शोध हैं, और अगर आप ध्यान दें, पंक्तियों के बीच में कुछ जादू जैसा स्पंदन है, वास्तव में सराहनीय। विली चौंक जाता है, मन में सोचता है, क्या उन्हें इन पांडुलिपियों में छिपे जादू का आभास हुआ? यह कैसे संभव है? मैंने तो इन्हें शुद्ध कर दिया था। विनाशकारी प्राणियों के लिए भी असामान्यता पहचानना असंभव होना चाहिए था, और यह आदमी तब से शांत और संयमित बना हुआ है। लिन किताब को पलटते हुए हल्की सी रहस्यमय मुस्कान देता है। विली सीरियस होता है मन में, आखिर ये आदमी है कौन? मैं कोई भी गलती नहीं कर सकता। भले ही मैं उसमें ईथर का स्पंदन महसूस नहीं कर पा रहा, लेकिन ये आदमी सामान्य नहीं है। विली संयमित स्वर में, मुझे भाषाओं पर थोड़ा अनुभव है। क्या आप इस क्षेत्र से परिचित हैं? अगर बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ मार्गदर्शन मांग सकता हूं? लिन किताब देखते हुए सहजता से, मैं इसे व्यावसायिक शोध नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, मैं इससे संबंधित क्षेत्रों में थोड़ा बहुत काम करता हूं। मेरे पास भी कुछ किताबें हैं। सोचते हुए, जैसा कि उम्मीद थी, अकेलेपन की आदत लगाना विद्वानों के लिए आम बात है। शायद उसे एक नई दिशा देना अच्छा रहेगा। किताब उठाकर देता है। मुझे लगता है आपको यह पुस्तक देखनी चाहिए। मन में शरारत से सोचता है। शैतान की भाषा, वेंजोंगनी, चीन की सबसे कठिन बोली। भले ही वो भाषाविद हो, पर मैं नहीं मानता कि वह इसे समझ पाएगा। विली के हाथ से चाय का कप गिर जाता है। आंखें फटी हुई। शैतान की भाषा? लिन खुशी से अपनी मुट्ठी भींचते हुए सोचता है, वाह, हिट कर दिया मैंने, जैसा कि मुझसे उम्मीद थी। विली थोड़ा कांपते हुए, इतनी मूल्यवान पुस्तक आपको ये कहां से मिली? लिन सोचते हुए गंभीर चेहरा बनाता है, मैं सच नहीं बता सकता। आखिरकार चीन तो इस दुनिया में है ही नहीं। मैं उसे बस इतना ही कह सकता हूं। व्यापारी जैसी मुस्कान के साथ, यह एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता से आई है, एक ऐसी जगह से जहां से ये भाषाएं जन्मी थी, और दुख की बात है मैं शायद वहां कभी वापस न जा सकूं। विली मन में, प्राचीन सभ्यता, लुप्त भाषा और ये उदासी से भरी आवाज। लगता है उसका उस सभ्यता से गहरा नाता रहा है। अगर सिर्फ ये बचे हुए अवशेष इतने भयावह हैं, तो असली सभ्यता कितनी डरावनी रही होगी। वह लिन को देखता है, उसे एक काली भयानक आभा से घिरा हुआ पाता है। दिलचस्प, कितना दिलचस्प। ये आदमी किस श्रेणी का प्राणी है? लिन हंसते हुए हाथ बढ़ाता है। ओह ठीक है सर, क्या मैं जान सकता हूं कि आपसे कैसे संबोधित करूं? विली हल्का सा सिर झुकाते हुए,
मेरा नाम फ्रैंक वाइल्ड है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और आपकी बात का जवाब देने से पहले क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? लिन, हल्की मुस्कान के साथ। मैं लिन जी हूँ, एक साधारण किताबों की दुकान का मालिक। तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, बूढ़े चालाक। ओल्ड विली। विली, हल्की मुस्कान के साथ। जरूरी तो नहीं, लेकिन हाल ही में मेरा शोध एक दीवार से टकरा गया है। वह थोड़ा गंभीर होता है, उसकी आवाज में वजन आ जाता है। विली, 2 साल पहले जो शैतान की भाषा वाली किताब आपने दी थी, उसी ने मुझे एक नई दिशा दिखाई। अब मुझे कुछ और सुराग चाहिए। उच्चारो, कुछ और भाषाएं, कुछ और संकेत, और रिटर्न कार्ड भरने लगता है। लिन उसे ध्यान से देखता है, मन ही मन सोचता है। ओल्ड विली ने उस किताब को शैतान की भाषा कहा। काफी गंभीर था वो। असली विद्वानों का यही तो ठंडा मजाक होता है। लिन मुस्कुराकर पूछता है, तो इस बार भी कोई वैसी ही किताब चाहिए? सीन कट। 40 साल पहले बर्फ गिर रही है। पहाड़ की चोटी पर एक कौवा चुपचाप बैठा है। ठंडी हवा चल रही है। तभी एक हंसी गूंजती है। कभी कभी यादें भी बर्फ की तरह जम जाती हैं, और जब पिघलती हैं तो डर पैदा करती हैं। हम देखते हैं यंग विली जो हंस रहा है। उसके सामने बादलों के बीच बैठा है एक विशाल बूढ़ा व्यक्ति, सिर पर चमकता हुआ ताज। बूढ़ा व्यक्ति खूंती आवाज में, मर जाओ, कौवा चिल्लाता है और अचानक मुर्दा होकर गिरने लगता है। विली सकपकाते हुए, तो ये है जादूगर की शक्ति। बूढ़ा व्यक्ति गंभीरता से, जादूगर शब्दों और भाषा की शक्ति से खेलते हैं। श्वेत जादूगर शाप लिखते हैं और डार्क जादूगर शाप सुनाते हैं। विली उस विशाल व्यक्ति के सामने एक छोटी चींटी जैसा लगता है, घुटनों पर बैठा है, जैसे उसे कोई दिव्यता दिख रही हो। बूढ़ा व्यक्ति आगे झुकते हुए, आंखों में जादू। एक दिन आएगा जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे, अपनी स्वयं की भाषा बनाओगे, और तुम्हारे लिए एक अवर्णनीय पद का मार्ग खुलेगा। विली की सांसें रुक जाती हैं, पूरा शरीर कांप रहा है। सीन वापसी। वर्तमान में विली की आंखें हल्की सी नम है। वही पुरानी यादें फिर से जिंदा हो गई हैं। लीन हाथ बढ़ाते हुए, हल्की मुस्कान के साथ, तो क्या इस बार भी वैसी ही कोई किताब उधार लेना चाहेंगे? विली उसकी तरफ हाथ को बढ़ाते हुए, हाँ, वो किताब कुछ और ही थी, जैसे वो एक पूरी भाषा का हिस्सा हो, और लगता है उस भाषा की संस्कृति भी उसमें सांस ले रही थी। शब्द का अर्थ जानने के लिए मुझे उस संस्कृति को जानना होगा। लिन ठुड्डी को छूते हुए सोचता है, उस स्थिति में एक नजर डालने दीजिए, एक क्षण कृपया। विली आराम से कुर्सी पर बैठा है, आगे के 2 पायों को हवा में उठाए हुए, हाथ में कप, पर ध्यान कहीं और है। सोचता है, आप अब भी वैसे ही हैं श्रीमान लिन, निस्वार्थ और उदार। विली पल भर के लिए अतीत में खो जाता है। 2 साल पहले जोसेफ से वो हार मेरी हार नहीं, मेरी दिशा खो जाने का संकेत थी। वही वक्त था जब उन्हें पाया, जो मेरी जिंदगी में एक रहस्य की तरह आए। जोसेफ के सामने मैं बिखर गया था, और ये आदमी, ये गुरु, वो ऐसी दुर्लभ पुस्तकें यूं निकाल लेते हैं जैसे किसी और दुनिया से लाए हों। मेरे जैसे विनाशकारी श्रेणी के प्राणी के सामने भी अपने ईथर को छुपा लेते हैं। ये साधारण व्यक्ति नहीं, यह अवश्य ही कोई गुप्त विद्वान है। सीन कट। विली वर्तमान में लौटता है, लिन की ओर देखता है जो एक किताब निकाल रहे हैं। विली मन में, 2 साल की मेहनत के बाद आखिरकार मुझे वो सुराग मिल गए हैं जिनकी तलाश थी, और यह सब इस आदरणीय विद्वान के कारण संभव हुआ। अब की बार मुझे अपना आभार सही तरह व्यक्त करना ही होगा। लिन किताब उठाता है और धीरे से मुस्कुराते हुए विली के पास लाता है। लिन कुर्सी पर बैठता हुए, प्रतीक्षा के लिए क्षमा, थोड़ा झिझकते हुए किताब आगे बढ़ाता है। शायद ये बात कुछ अहंकारपूर्ण लगे, पर मुझे लगता है कि ये पुस्तक आपकी खोज के लिए उपयुक्त हो सकती है। विली खुशी के साथ दोनों हाथों से किताब लेता है, जैसे कोई पवित्र वस्तु छू रहा हो। कवर पढ़ते हुए, भूतों के पंथ, लेखक लिन जी। कवर पर बनी डेमन की आंख और दांतों की बनावट से विली घबरा जाता है। हमारे मुख्य किरदार के लिए तो बस एक साधारण किताब है, पर इनके लिए खौफनाक किताब बन जाती है। विली चौंकते हुए, यह तो आपने इसे लिखा है? लिन मुस्कुराते हुए विनम्रता से, हाँ, यह मेरे विनम्र प्रयासों में से एक है, कुछ खास नहीं। विली के हाथ हल्के से कांपते हैं। वो किताब को पकड़कर नजरें नीचे झुकाता है, मन में सोचते हुए, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। ये तो बहुत बड़ा काम है। वो तीनों धर्मों को याद करता है, सोचते हुए, सत्य का क्रम जो ज्ञान की आराधना करता है, गुंबद वाला चर्च जो चंद्रमा की पूजा करता है, और महामारी का चर्च
जो ऊंची दीवारों के कोहरे की पूजा करता है। मैं इन तीनों को जानता हूं, लेकिन भूतों के पंथ कभी नहीं सुना। इस नाम से जो आभा उठती है वो तो धर्म नहीं, एक चेतावनी लगती है। क्या क्या ये आदमी खुद धर्म बनाना चाहता है? वो होश में आता है और धीरे से पूछता है, क्या यह आपके शोध का क्षेत्र है? अनुष्ठान और समारोह। लिन विली की ओर से चेहरा फेरते हुए धीरे से, यह सही है, यह मेरे शोध का हिस्सा था और एक समय इसने मेरी जीवन की दिशा ही बदल दी। फिर मुस्कुराते हुए जैसे उस बोझ को खुद से दूर करना चाहता हूं। खैर, अब वह सब अतीत की बातें हैं, अब उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। विली उसे एक तक देखते हुए सोचता है, काफी समय पहले जीवन में परिवर्तन, तो यही मामला है। ऐसे शक्तिशाली विद्वान जो निषिद्ध विषयों पर शोध करते हैं, उन्हें समाज से बहिष्कार का सामना करना ही पड़ता है। यही कारण है कि श्री लिन एकांत में जी रहे हैं। वो धीरे से किताब को पलटते हुए कहता है, यह पुस्तक ऐसा लगता है मानो इसे हाथ से बांधा गया है। लिन संयत स्वर में, उस समय एक दुर्घटना हो गई थी, मैं इसे प्रकाशित नहीं कर सका, इसलिए मैंने खुद से सिर्फ एक प्रति रखी जो अपने हाथों से मुद्रित की थी। एक पल के लिए वह अपनी कल्पना में डूब जाता है, मन में हल्की उदासी से। काश मैं तब स्थानांतरित न हुआ होता। यह मेरी छठी सांस्कृतिक पुस्तक होती तो शायद अब तक मैं एक एसोसिएट प्रोफेसर बन चुका होता। फिर हल्के से हंसते हुए विली की ओर हाथ बढ़ाता है, मुस्कुराते हुए, लेकिन चूंकि हम दोनों एक जैसे स्वभाव के हैं तो मैं ये पुस्तक आपको उधार दूंगा, बूढ़े आदमी। बेशक, अगर आप मुझ पर भरोसा ना करना चाहें तो मैं अन्य किताबें भी सुझा सकता हूं। विली किताब को थामते हुए गहराई से देखता है, उसकी आंखों में भावनाएं उमड़ रही हैं। धीरे से, आप मुझे एक ऐसी पुस्तक दे रहे हैं जिसकी ये इकलौती प्रति है, एक अप्रकाशित प्रयोगात्मक कृति। फिर थोड़ा झुककर कहता है, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। आपका कार्य पढ़ पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। वो मन में सोचता है, लेकिन वो मुझसे क्या चाहते हैं? क्या मैं कोई परीक्षण विषय हूं? धीरे से कहता, आपने इस पुस्तक में अपना हृदय और आत्मा समर्पित की होगी और आपने इसे मुझ जैसे बूढ़े दुखी आदमी को सौंप दिया। इससे मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है। लिन सांस छोड़ते हुए विली की भावना समझ जाता है। मन में सोचता है, ओह, वह बहुत दयालु है, उसे इसमें रुचि है, लेकिन जब जाना कि ये इकलौती प्रति है तो असहज हो गया। मुझे उसकी चिंता दूर करनी होगी। वह विली की पीठ थपथपाता है, गर्मजोशी से कहता है, अरे, इसमें असहज महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक को आपके हाथों में और भी ज्यादा मूल्य मिलेगा। आखिरकार मेरा शोध तभी सार्थक है जब कोई उसे पढ़े। फिर एक हल्का नाटकीय अंदाज लेते हुए, अपने हाथ फैलाते हुए, आज मेरे पास पुस्तकों का एक पूरा जंगल है। मैं जब चाहूं इसकी एक और प्रति बना सकता हूं। किसी के मन में जो ज्ञान है उसे न तो चुराया जा सकता है और न ही प्रसिद्धि की तरह बांटा जा सकता है। वह गर्दन घुमाकर विली की ओर देखता है, आंखों में चमक ली। और वैसे भी प्रसिद्धि और सौभाग्य मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। अब समझे, बूढ़े विली। लिन किताब को देखते हुए बुदबुदाता है, बस इसे ले जाओ, यही है मेरे दिल से निकले आखिरी शब्द। फिर वो विली की ओर देखता है, आंखों में चमक। एक बूढ़ा आदमी जो विद्वान भी है, उसे अब भी लगता है कि नाम और शोहरत से वो अपने अंदर की खाली जगह भर सकता है। विली चुपचाप सुन रहा है, ध्यान से। लिन आगे कहता है, लेकिन इस उम्र में इन सब बातों पर सोचना उसे और परेशान करेगा, उसकी सेहत और गिरती जाएगी। थोड़ा रुक कर धीरे से आगे कहता है, इसलिए जरूरी है कि वो फिर से दुनिया का हिस्सा बने, दूसरों की फिक्र करे, थोड़ा जीना सीखे। मुस्कुराता है, विली की आंखों में झांकता है, तो बताओ ओल्ड विली, अब समझे मेरी कोशिशों का मतलब? विली एकदम स्तब्ध, जैसे कोई रहस्य उसके सामने खुल गया हो। धीरे से सोचता है, मैं समझ गया, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। फिर वह एक और बात सोचता है, प्रसिद्धि और धन का कोई मतलब नहीं है। क्या वह मुझे चेतावनी दे रहे हैं कि मैं इस जानकारी को दूसरों से साझा न करूं? लिन अपनी नाक रगड़ते हुए सोच में डूबा, फिर विली की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, हालांकि अगर आपको यह पुस्तक पढ़ने लायक लगे तो मुझे खुशी होगी अगर आप इसे दूसरों को सुझाएं। विली थोड़ी देर चुप रहता है, फिर संजीदगी से सिर हिलाता है, समझ गया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर मन में सोचता है, तो यही कीमत है जो मिस्टर लिन मुझसे चुकवाना चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि मैं उनके काम का प्रचार करूं। मैं पुस्तक के लेखक की पहचान उजागर नहीं कर सकता, लेकिन विषय वस्तु को बढ़ावा देना होगा। वह पुस्तक को ध्यान से सहेजता है, फिर टोपी को सीधा करता है। उसकी आंखों में एक जादुई चमक उभरती है। वह मंत्र बुदबुदाता है और एक स्वर्लिंग पोर्टल सामने प्रकट होता है। विली, मन में, मुझे पुस्तक की विषय वस्तु का गहन विश्लेषण करना होगा और इसे मौखिक रूप से लोगों तक पहुंचाना होगा। सावधानी और सतर्कता जरूरी है। फिर वो पोर्टल से एक छोटी भयावह सी आकृति निकालता है, नरम मुस्कान के साथ। जैसा हमेशा, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। यह मेरी ओर से आभार का प्रतीक है। वह आकृति लिन की ओर बढ़ाता है, एक डरावनी डिटेल्ड गारगोयल की प्रतिमा। लिन चौंकते हुए, यह तो एक गारगोयल। विली झुककर आदर से, यह कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। आपकी मदद की तुलना में इसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन कृपया इसे स्वीकार करें। वो एक पुरानी याद में खो जाता है। मैंने इसे अपने गुरु के साथ मिलकर उस वर्ष बनाया था जब मैं स्नातक था। उन्होंने इसकी बहुत प्रशंसा की थी। इसमें उच्च स्तरीय जादुई प्रतिरोध है, सख्त त्वचा, तीखे पंजे, और ये हत्या की मंशा को पहचान सकता है। एक डरे हुए कुलीन योद्धा भी इससे पार नहीं पा सकेगा। लिन गारगोयल को हाथ में उठाकर नजदीक से देखता है, उसकी आंखों में चमक। तुम बहुत विनम्र हो, बूढ़े चालाक। कैसे कह सकते हो कि ये मूल्यवान नहीं? इसकी शिल्पकला इतनी जीवंत है, और क्योंकि ये उपहार है, ये मेरे लिए अनमोल है। मन में हल्के मुस्कुराते हुए, मैं इसका उपयोग बुराई को दूर रखने के लिए कर सकता हूँ। गारगोयल मूल रूप से एक भाग्यशाली ताबीज ही है ना? यह एक स्मारिका है, इसे मुझे रखना ही चाहिए। वो उसे टेबल पर सलीके से रखता है। यह कला का उत्कृष्ट नमूना है, बिल्कुल मेरी पसंद का। मैं सच में उत्साहित हूं ये जानने को कि अगली बार आप मेरे लिए क्या लेकर आएंगे। विली हल्के हंसते हुए, मुझे खुशी है कि आपको यह पसंद आया। फिर मन में सोचता है, ठीक है, ये सिर्फ एक गारगोयल है, मगर श्रीमान लिन की कोई भी पुस्तक 10 लाख गारगोयल से कहीं अधिक मूल्यवान है। विली बाहर निकलते हुए पीछे मुड़कर एक आखिरी नजर डालता है। विली मन में, मिस्टर लिन वाकई एक दयालु इंसान है। उन्होंने मेरे गिफ्ट की प्रशंसा करके मेरी भावनाओं को सहेजा। और कहता है, तो अब मुझे विदा लेनी चाहिए। अगली बार एक ऐसा उपहार लाऊंगा जो एक अवर्णनीय पद के व्यक्ति को भी अनमोल लगे। लिन हंसते हुए हाथ हिलाते हुए, मुझे इसकी आशा रहेगी। कृपया फिर आइएगा। लिन बुक स्टोर बंद करता है, फिर टेबल पर रखे गारगोयल की ओर बढ़ता है। मन में सोचता, क्या ओल्ड विली मुझे एक और गारगोयल देगा ताकि मेरे पास एक मेलिंग जोड़ी हो, शायद एक नर और एक मादा। पर क्या गारगोयल्स का भी लिंग होता है? वह मुस्कुरा देता है, एक हल्की अंगड़ाई लेते हुए, धीरे से। खैर, आज के लिए इतना ही। मुझे यकीन है एक सकारात्मक दृष्टिकोण वाकई आपके भाग्य को बेहतर बना सकता है। लेकिन तभी उसकी नजर टेबल पर जाती है। वहां काली स्याही जैसा तरल फैल गया है। वो स्याही अचानक हवा में उठती है और शब्दों में बदलने लगती है। लॉन्ग टाइम नो सी। लिन चौंक कर पीछे हट जाता है, उसकी आंखों में अविश्वास, कांपती आवाज में, ये तुम हो? तुम